राजस्थानी साहित्य के बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत दो पुस्तकें पाठ्यक्रम में अंकित हैं, धोला मारूरा दूहा और गोरा बादल चरित्र चौपाई। हम पिछले कई दिनों से गोरा बादल चरित्र चौपाई के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम 17 भागों में इसके मूल पाठ और उससे पूर्व इसकी मूल कथा को समझ चुके। आज हम इसके नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं और हमारी जो कथा थी वह कथा चल रही है जैसे मैं आपको रोज पूर्व कथा को एक बार संक्षेप में बताता हूं, आज फिर बता रहा हूं कि हेमरतन सूरी ने जो इसका रचना की, उसका जो कथा काव्य की कथाक्रम है वो इस प्रकार है कि पहले इसका जब वर्णन प्रारंभ होता है या कथा का क्रम प्रारंभ होता है उसमें मंगलाचरण है। मंगलाचरण के संबंध में के साथ ही इसके कथाक्रम को प्रस्तुत किया है, कथा का संकेत दिया है। राजा रतन सेन का वर्णन है, रतन सेन के साथ पद्मिनी का उल्लेख है, पद्मिनी के साथ गौरा और बादल का उल्लेख है और यह कहा कि इन्होंने गौरा और बादल ने स्वामी भक्ति का प्रदर्शन किया और इस रूप में स्वामी भक्ति को एक नए रस के रूप में उल्लेखित किया। उसके कथाक्रम के बाद में चित्तौड़ का कथाक्रम प्रस्तुत किया गया है। चित्तौड़ के कथाक्रम के बाद में चित्रकूट का वर्णन है, फिर राजा रतन सेन के बाद प्रभावती का वर्णन, रानी प्रभावती और राजा रतन सेन के संवाद के साथ विवाद और विवाद के में राजा रतन सेन द्वारा चित्तौड़ का त्याग करना, इस संकल्प के साथ कि मैं रानी पद्मावती से विवाह कर ही यहाँ लौटूंगा। यहाँ रानी पद्मावती से सिंघल द्वीप पहुंचना बड़ी कठिनाइयों के पश्चात पथिक और योगी के सहायता से सिंघल द्वीप पहुंचना, पद्मिनी से विवाह करना, पद्मिनी पद्मावती दोनों ही नाम आते हैं, पद्मिनी से विवाह करना और विवाह करके वापस चित्तौड़ के में लौटना। उसके बाद इस कथाक्रम में उनके प्रेम पूर्वक जीवन का वर्णन है और साथ ही रानी पद्मिनी के सौंदर्य का भी वर्णन कवि ने किया है। तभी एक घटना घटित होती है और वह घटना है कि राजा रतन सेन और रानी पद्मिनी अपने अंतःपुर में प्रेमालाप कर रहे हैं। इधर जो घटना में जो मोड़ देता उसकी स्थिति यह है कि राजा रतन सेन के चित्तौड़ राज्य में एक विद्वान है जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, शास्त्र का ज्ञाता है। उसका नाम दिया है राघव चेतन व्यास। वह राजा को बहुत प्रिय है और वह इतना उसे स्वतंत्रता है कि वो जब चाहे जाए घूम फिर सकता है, राजमहलों में आ जाता है, सब कुछ करता है और उसे बहुत मान सम्मान दिया जाता है। एक बार जब राजा अपने निजी कक्ष में रानी पद्मिनी के साथ होता है तब वह बिना आज्ञा ही उस कक्ष में उपस्थित हो जाता है जहां रानी पद्मिनी और राजा रतन सेन प्रेमालाप में रत होते हैं। राजा उसे उस समय वहां देखता है और राजा को बहुत ही क्रोध आता है। राजा के क्रोध को राघव चेतन समझ जाता है और यह समझता है, यह भी समझ जाता है कि अब मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में वह वहां से रवाना हो जाता है। कवि ने इस घटनाक्रम के अतिरिक्त एक प्रसंग को जोड़ा है और वह प्रसंग यह है कि वह यह कहता है कि एक प्रकार नीति की बात बोल रहे
कि व्यक्ति को अपने, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी आप समझदार हों, विद्वान हों, शास्त्र के ज्ञाता हों, लेकिन कुछ नीति की बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और उन नीति की बात को ध्यान रखने में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यहां नीति की बात को ध्यान रखने के लिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस संबंध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। और वह व्यवहार करने में आपको, जहां दो लोग बैठे हुए हैं वहां नहीं जाना चाहिए, अन्य इच्छा से किसी की बात नहीं करनी चाहिए, जहां आवश्यक नहीं हो वहां बोलना नहीं चाहिए, आप बोलते समय आपको हंसना नहीं चाहिए। इन सभी बातों का एक नीति का बहुत लंबा उल्लेख किया गया है। यहां रचनाकार इस बात को कहना चाहता है कि, या यह समझाना चाहता है कि आप चाहे कितने भी विद्वान हो, लेकिन आप व्यवहार कुशल नहीं है, नीतिज्ञ नहीं है, तो आपका वो इतना विद्वान होना या आपका समझदार होना उतना मायने नहीं रखता। और इस रूप में यह जो राघव चेतन है वह भी समझदार नहीं था। इस बात को यहां बतलाया गया और राजा के क्रोध को वो समझ जाता है और राजा राघव चेतन व्यास उस राज्य का, चित्तौड़ राज्य का त्याग कर देता है। यहां तक का प्रसंग कल हमने देखा। आगे के प्रसंग की बात कर रहे हैं। देखिए क्या कहा मूल पाठ में। जातू जातू दिल्ली गयो, तिहा जाय ने प्रगट थयो। और चित्तौड़ के त्याग के बाद राघव चेतन व्यास जाता रहता है और चलते 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 दिल्ली पहुंच जाता है और वहां प्रकट होता है, अपना परिचय देता है कि मैं राघव चेतन व्यास हूं, विद्वान हूं, या जो भी अपना परिचय देता है। और थोड़े दिनों बाद राजा रतन सेन अपने ज्ञान के बल पर, अपनी ज्ञान की शक्ति के आधार पर, अपनी ज्योति शक्ति के आधार पर, उस जितना उसको शास्त्रों का ज्ञान था, वो ज्ञान होने के बाद में वह उस ज्ञान के आधार पर उस, यहां दिल्ली उस समय बहुत छोटा था, तो उसे कहा उस गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गया। यहां तो गांव में प्रसिद्ध होने का मतलब है वह दिल्ली का जो क्षेत्र था उसमें उसका नाम होने लगा। गाम महाई हु प्रसिद्ध, ज्योतिष निमित्त घणु जस लीत। और ज्योतिष विद्या के बल पर उसने बहुत अपनी उपलब्धि हासिल की, या ये कह सकते हैं ज्योतिष के बल पर उसने अपना प्रसिद्धि प्राप्त की। ये लोग मानने लग गए कि राघव चेतन व्यास जो है वो बहुत बड़े ज्योतिषी है, और इस रूप में उनकी कीर्ति फैलने लग गई। और वो क्या करते हैं, भणई भणावई शास्त्र ने, अनेक शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन वो करते हैं। बात वखाण करें विशेष सविवेक, और विशेष रूप से बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ वे शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते हैं और उनकी बहुत ही सुंदर व्याख्या भी करते हैं। बात बखाने, भाषण देना, जो व्याख्या करते हैं शास्त्रों की, वह बहुत ही विवेकपूर्ण होती है। नवरस शयन सभा रीझवई, सित सित अर्थ करे सिखवई। जहां भी विद्वानों की सभा होती है वो उस विद्वानों की सभा में उपस्थित होते हैं और अपने शास्त्र के ज्ञान, 9 रसों का ज्ञान होता है। 9 रस हमारे शास्त्र में माने गए हैं, वह उन 9 ही रसों का विश्लेषण करते हैं और जो विद्वानों की सभा है उस विद्वानों की सभा को प्रभावित करते हैं। और उसने कहा वे लोग रीझ गए हैं, सभी लोग जो हैं वो उनकी विद्वता से प्रभावित हो गए हैं। क्यों प्रभावित हुए हैं? क्योंकि सित सित अर्थ करे सीख वही। थोड़ा थोड़ा छोटे से छोटा अर्थ का जब प्रकटन किया जाता है
तब अर्थ का प्रकटन बहुत छोटे छोटे रूप में वो शब्दों की व्याख्या करते हैं, बहुत ही सरल रूप में वो शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, और उस शास्त्रों की व्याख्या करने के कारण, उस शास्त्रों के ज्ञान के कारण लोग उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। यहां फिर आगे दो जो छंद है, उन छंदों में कवि ने शास्त्र और विद्या अध्ययन के महत्व को प्रतिपादित किया है। क्या कहा? पुरुघटी विद्या परवेश तहने केहा देश विदेश, विद्या माता विद्या पिता विद्या शयन सगा शास्त्रा। हम देखते हैं लोग अलग अलग तरह का बल रखते हैं। किसी के पास धन बल होता है, किसी के पास शक्ति बल होती है, किसी के पास राज्य बल होता है। लेकिन यहां कवि कहता है कि एक जो बल है वो है विद्या का बल, विद्या की शक्ति। और वह शक्ति, एक कवि कहता है, वो सबसे बड़ी शक्ति। जैसे यहां तक कहा जाता है कि राजा तो अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। तो यहां उसी बात में किया। कहां तो राघव चेतन व्यास चित्तौड़ का जो व्यक्ति था, और कहां दिल्ली गया और वहां दिल्ली में जाकर प्रसिद्ध हो गया। तो किसके आधार पर हुआ वह प्रसिद्ध? वह प्रसिद्ध हुआ विद्या के बल, विद्या की शक्ति के आधार पर। तो उसने कहा, उसने अपने पूरे जीवन में विद्या को एकाकार कर लिया था। तो उसने कहा पूरी घटी, घट का मतलब शरीर, काया, पूरी घटी विद्या, पूरु घटी विद्या परवेश, उसके पूरे शरीर में, वो मतलब आया, ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में प्रवेश कर गया। यहां वह कहना चाह रहा है उसने विद्या को पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया था। पूरु घटी विद्या परवेश। और उसने कहा, कवि कहना यह चाहता है, जिस व्यक्ति ने विद्या को अंगीकार कर लिया हो, जो विद्या के साथ एकाकार हो गया हो, कहने के हा देश विदेश, उसके लिए क्या तो देश और क्या विदेश। जो मैंने अभी आपको बात कही, राजा तो अपने राज्य में पूजा जाता है। शक्तिशाली व्यक्ति जब तक शक्ति रहती है तब तक पूजा जाता है। धनवान व्यक्ति को महत्व तब तक मिलता है जब तक उसके पास धन हो या वो दान करे। लेकिन विद्यावान व्यक्ति हमेशा के लिए और सर्वत्र पूजा जाता है। कहने के हा देश विदेश, उसके लिए क्या तो देश क्या विदेश। वह जहां भी जाता है वह विद्यावान होता है, इसलिए उसको उतना ही मान और सम्मान मिलता है। कहने के हा देश विदेश, क्यों? कि वह विद्या का पर्याय, विद्या ही उसके लिए सब कुछ है। क्या कहा उसने? विद्या माता विद्या पिता विद्या शयन सगा शास्त्रा। उसके लिए विद्या ही उसकी माता है, विद्या ही उसके पिता है, विद्या ही उसका शयन, शयन का मतलब मित्र है। विद्या शयन सगा शास्त्रा। और शाश्वत रूप से उसका सबसे बड़ा मित्र संबंधी यदि कोई है उसके जीवन में, तो विद्या ही है। अर्थात जिस व्यक्ति ने विद्या को, ज्ञान को पूर्ण रूप से अंगीकृत कर लिया हो, जिसने पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया हो, जिसने अपने जीवन में विद्या को ढाल लिया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या तो देश क्या विदेश, वह सर्वत्र पूजा जाता है। और उसका विद्या के अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं होता। विद्या ही उसके लिए माता है, विद्या ही उसके लिए पिता है, विद्या ही उसके मित्र है, विद्या ही उसके संबंधी है। और शास्त्रा, वह जीवन जीता है ना, जो शाश्वत जीवन जो जीता है, एक एक सांस लेता है, और वह जीवन का जो यापन करता है, वो जीवन का यापन भी विद्या के साथ ही करता है। इसलिए शाश्वत रूप से वह जो जीवन जीता है, वह जीवन भी विद्या के साथ ही है। और उसने आगे और विद्या का महत्व तो बताया। विद्या वित्त तणो भंडार। जब विद्या है
तो विद्या से धन की प्राप्ति होगी। विद्या वित्त तनु भंडार, जब विद्या है आपके पास तो आपके पास धन आएगा और अपने आप आएगा। आपको धन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो विद्या वित्त तनु भंडार, विद्या घाट 16 श्रृंगार, इससे जीवन का, इस शरीर का, हमारे कहते हैं 16 श्रृंगार किए जाते हैं। और उसने कहा विद्या ही, किसी अगर आपके पास कोई आभूषण नहीं, आपको चिंता करने की बात नहीं, आपको उसका कमी आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि विद्या ही आपके जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है। विद्या ही आपके जीवन का, विद्या घाट, वैसे इसने शरीर की बात कही है, घाट सबके लिए, घाट के लिए, काया के लिए शब्द का है, लेकिन यह काया नहीं, यह तो व्यक्ति का जीवन है। उस जीवन के लिए, अर्थात यदि आपके पास कोई आभूषण नहीं है, धन नहीं है, आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि विद्या रूपी धन सबसे बड़ा है और विद्या रूपी जो श्रृंगार है वही आपके लिए 16 श्रृंगार है। मान मुहूर्त जस विद्यार्थी की, जो विद्यावान व्यक्ति होता है उसको मान, सम्मान, महत्व और यश, क्या कहा? मान मुहूर्त जस विद्यार्थी की, और उस व्यक्ति के लिए जो सम्मान मिलेगा संसार में, इस दुनिया में, इस समाज में जो आदर मिलेगा, राज्य में आदर मिलेगा, वो किसके बल पर मिलेगा? विद्या के बल पर। मान महत्व मिलेगा, महत्व मिलेगा, समाज में महत्व मिलेगा, राज्य में महत्व मिलेगा, लोक में महत्व मिलेगा। विद्या, मान, महत्व और क्या मिलेगा? जस, यश की प्राप्ति, आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। आपने देखा वह दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में राघव चेतन व्यास पहुंचता है और अपने विद्या के बल पर प्रसिद्ध होता है। मान मुहत जस विद्या थकी, और उसने कहा विद्या धन से बड़ा और कोई धन नहीं है, वित्त थी विद्या अधिकी जकी। और उसने कहा वित्त थी, वित्त से बड़ा, पैसे से भी बड़ा, वित्त थी विद्या अधिकी जकी। और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि विद्या जो है वह सबसे बड़ा धन है। या उसने जो अलग बात कही, वित्त से भी ज्यादा यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वह विद्या है। इसलिए उसने वापस, अब चौथे चरण से वापस चलते हैं, उसने कहा विद्या जो सबसे बड़ा धन है, जो धन से महत्व है, वह है विद्या। तो अपने आप में ही वित्त का भंडार है। विद्या इस जीवन का 16 श्रृंगार है और इस संसार में, इस लोक में, इस समाज में, इस राज्य में जो व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, वो प्रसिद्धि मिलती है इस विद्या के बल पर। और यहाँ संस्कृत के श्लोक का उल्लेख किया हुआ है और यहाँ उस प्रसंग को जोड़ते हुए कहा कोटि भार समर्थाना, कि जो समर्थ व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति है, उसके लिए बोझ, भार जो है ना, वो ज्यादा महत्व नहीं रखता कि ये कितने किलो का भार है, कितना मन है, कि किलो है, कि कीमती है। जितना भी भार आएगा वो उसको उठा लेगा। किम दूरम व्यवसायी नाम, जो व्यवसाय करना चाहता है, जो पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए दूरी कोई महत्व नहीं रखती कि मुझे कमाने के लिए 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा या और प्रदेश जाना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो उसके लिए वो पैसा भी महत्वपूर्ण है, धन महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में या उसका व्यवसाय महत्वपूर्ण है, ऐसे में उसकी दूरी कोई महत्व नहीं रखती। को विदेश सुविद्यान, और जो विद्वान है, जो विद्यावान है, उनके लिए क्या तो देश क्या प्रदेश, जहां जाएंगे अपने विद्या के बल पर वो महत्व हासिल कर लेंगे। कपरा प्रिय वादिना, और जो व्यक्ति मधुर भाषी होता है, प्रिय बोलने वाला होता है, मीठे बोलने वाला होता है, उसके लिए कोई भी पराया नहीं होता, सभी अपने होते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचंड गुप्तम धनम। और उसने कहा व्यक्ति के जीवन में विद्या नाम का जो धन है वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वही इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण धन कहा जा सकता है। यहाँ राजा रतन सेन के यहाँ से प्रस्थान करने के बाद अपने विद्या के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर
राघव चेतन व्यास अलाउद्दीन खिलजी के राज्य दिल्ली में पहुंच गया है। यहाँ केवल अभी तक वर्णन में दिल्ली का उल्लेख है, आगे जो वर्णन आएगा उसमें कहा हुआ दिल्ली में जो राज्य करता है उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। और यहाँ कवि ने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए विद्या के महत्व को प्रतिपादित किया है। आगे का प्रसंग और देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।